नमस्कार दोस्तों, बैंकर्स पॉइंट आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो के अंदर हमारा जो टॉपिक है परसेंटेज, उसको देखेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो मैं मानता हूं कि बैंक जैसे एग्जाम के अंदर बार बार में आ सकते हैं, जो आपके आईबीपीएस आरआरबी पीओ क्लर्क के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उस टाइप के कुछ क्वेश्चन मैं इसमें कराऊंगा और उससे आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी को और क्लियर करने की कोशिश करेंगे। और इस तरीके से पढ़ेंगे कि अगर और किसी टाइप का भी क्वेश्चन परसेंटेज का अगर आपसे पूछा जाए तो आप आराम से कर लें। मतलब कॉन्सेप्ट हम लोग अच्छे से सारे के सारे क्लियर करने वाले हैं परसेंटेज के इस वीडियो में। दोस्तों क्वेश्चन की ओर बढ़ूं उससे पहले मैं आप लोगों को बता देता हूं कि हमने बैंकर्स पॉइंट की टेस्ट सीरीज लॉन्च कर दी है और आरआरबी के लिए आपको बेस्ट टेस्ट सीरीज है, आपके लिए ये रहेगी। तो इसके लिए आप लोग देखो, इसको परचेज करना चाहते हो आप bankerspointmock.com, आपकी प्रैक्टिस के लिए बेस्ट रहेगा ये मटेरियल जो भी हमने बनाया है। bankerspointmock.com पे जाना है। अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो इस नंबर पे व्हाट्सएप डाल सकते हो। सुबह 10 बजे शाम को 6 बजे के बीच में आपको रिप्लाई मिल जाएगा। ठीक है, ये नंबर यहाँ पे लिखे हुए हैं 8955974739। इसके अलावा देखो यहाँ पे हमने अभी लॉन्च किया है, तो इसलिए लॉन्च ऑफर चल रहे हैं। तो इसके अंदर हम लोग देखो 525 रुपए में 1000 प्लस टेस्ट दे रहे हैं। इसमें बैंकिंग के, रेलवे के, इंश्योरेंस के, एसएससी के सारी एग्जाम्स के टेस्ट हैं, आरआरबी इंक्लूडेड। ठीक है, इसमें सेक्शन वाइज और टॉपिक वाइज टेस्ट भी हैं और 1000 से प्लस टेस्ट है। इसमें लगभग 1140 के आसपास टेस्ट है, अगर एग्जैक्ट नंबर में बताऊं। और इसके अंदर आप लोगों को कुछ ई बुक्स भी अपडेट होंगी। ठीक है, ई बुक्स यानी कि कुछ पीडीएफ ई बुक जिसको बोल दो आप लोग प्रैक्टिस के लिए, वो भी आप लोगों को इस पैकेज के अंदर मिल जाएंगे। 525 में आपको 1 साल के लिए 1 ईयर की वैलिडिटी मिलेगी। 1 साल के लिए आपको प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन कहीं और से ढूंढने की जरूरत ही नहीं है। टेस्ट लगाओ और आपकी यहाँ पे पीडीएफ मिल जाएंगे उनकी, ई बुक्स के अंदर आप लोग प्रैक्टिस करो। अभी मोबाइल ऐप नहीं आया, 1 जुलाई को हम लोग मोबाइल ऐप भी लॉन्च कर देंगे, तो आप मोबाइल में भी इसको दे पाएंगे। अभी के लिए आप मोबाइल के क्रोम ब्राउजर में इसको यूज कर सकते हो और लैपटॉप और मोबाइल पे, लैपटॉप और कंप्यूटर वैसे यूज कर सकते हो। लेकिन कुछ लोग मान लो ये अमाउंट उनको ज़्यादा लगता है और मानते हैं कि सर हमें और टेस्ट से कोई मतलब नहीं है, हम आरआरबी की ही तैयारी कर रहे हैं, आरआरबी पीओ क्लर्क के लिए। 349 का एक आईबीपीएस आरआरबी के लिए हम लोगों ने पैकेज बनाया है। अगर मान लो किसी को ये लगता है कि 525 थोड़ा ज़्यादा है उनके लिए, तो इसमें आपको 100 प्लस टेस्ट मिल जाएंगे। इसमें आपको पीओ क्लर्क के लिए सारा मटेरियल मिल जाएगा। पीओ क्लर्क के लिए आपको इसमें टेस्ट मिल जाएंगे। ठीक है, 20 टेस्ट प्री के मिल जाएंगे, पीओ के 20 टेस्ट और क्लर्क के प्री के 20 टेस्ट और मेंस के 10-10 टेस्ट मिल जाएंगे। इसके अलावा 20-20 टेस्ट आपको सेक्शन वाइज टेस्ट भी इसके अंदर मिल जाएंगे। तो इस तरीके से 2 पैकेज स्पेशल चल रहे हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे पैकेजेस हैं। इसके अलावा बहुत सारे 100 के 150 रुपए के बहुत ही नॉमिनल प्राइस के अंदर जो भी हम टेस्ट सीरीज प्रोवाइड करा सकते थे वो आप लोगों को वेबसाइट के ऊपर मिल जाएंगे। तो वेबसाइट ये है, हेल्पलाइन नंबर ये है, यहाँ पे आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं। अब चलते हैं, देखो हमारे टॉपिक के ऊपर चलते हैं। देखो परसेंटेज और रेशियो एंड प्रोपोर्शन, 2 टॉपिक्स को मैं ना मैथमेटिक्स का बेस मानता हूँ। ठीक है, तो ये जो मैथमेटिक्स का जो बेस है ना, इसको हम लोग बड़े अच्छे तरीके से अगर पढ़ पाते हैं तो हमारे लिए आधी से ज़्यादा मैथमेटिक्स की सारी प्रॉब्लम से सोल्व हो जाएंगी। तो इसीलिए ये टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये टॉपिक में पढ़ाना स्टार्ट करूँ उससे पहले मैं एक चीज़ भी बता देता हूँ आप लोगों को। ठीक है, आप लोगों को एक चीज़ आनी चाहिए, 1 को जैसे हम लोग 100% लिखते हैं, 1/2 को हम 50% निकलते हैं, 1/3 को हम लोग 33 से ही 1/3% लिखते हैं। इस तरीके से आपको 1/20 तक आप लोगों को सारे नंबर्स का आप लोगों को वो आना चाहिए, फ्रैक्शन से परसेंटेज, परसेंटेज से फ्रैक्शन आना चाहिए। यूट्यूब पे मैंने एक वीडियो भी पहले से डाला हुआ है, अगर आपको नहीं मिल रहा है तो वो उसको परसेंटेज का एक परसेंटेज कैलकुलेशन टिप्स ऐसे करके मैंने एक वीडियो डाला हुआ है, बहुत पुराना वीडियो है, उसको आप लोग देख लेना। आपको परसेंटेज की कैलकुलेशन में बड़ी आसानी हो जाएगी। ठीक है, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा, उस वीडियो का लिंक, या फिर आप लिखोगे परसेंटेज कैलकुलेशन टिप्स बैंकर्स पॉइंट तो आपको यूट्यूब के ऊपर सर्च के अंदर आ जाएगा। तो उसमें मैंने ये सारी चीज़ें सिखाई है, तो वो वहाँ से आप लोगों को सीख लेनी है। उसके अलावा ये सारी चीज़ें क्या है, हमारे क्वेश्चन के अंदर काम में आएंगी। तो फ्रैक्शन से आप लोगों का परसेंटेज बनाना और परसेंटेज से फ्रैक्शन बनाना आप लोगों को वहाँ से सीखना है। अब ज़्यादा हम लोग बातें नहीं करते हुए हम लोग सीधा सीधा हमारे क्वेश्चन के ऊपर आ जाते हैं। और मैं वैसे ही क्वेश्चन आप लोगों को कराने वाला हूँ जैसे एज इट इज क्वेश्चन आप लोगों को एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं और आरआरबी के अंदर आप लोगों को वैसे ही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे आरआरबी के एग्जाम के अंदर। आ जाते हैं हमारे पहले क्वेश्चन पे। यहाँ पे बोल रहे हरजीत अपनी आय का 50% घर का सामान खरीदने पर खर्च करता है, अपनी आय का 20% कपड़े खरीदने में, अपनी आय का 5% दवाई पर और 11,250 रुपए की शेष राशि को जमा करता है। हरजीत की मासिक आय कितनी है? ठीक है, अब देखो यहाँ पे जब भी आप लोग परसेंटेज का या फिर रेशियो एंड प्रोपोर्शन का क्वेश्चन सोल्व कर रहे होते हैं तो आप लोग अपनी तरफ से रेशियो में या परसेंटेज में कुछ भी मान के कैलकुलेशन कर लो और अपने हिसाब से सारा क्वेश्चन सोल्व कर दो। अब आपको क्वेश्चन में हमेशा एक रियल वैल्यू दी होगी, आपको यहाँ पे रियल वैल्यू क्या दी गई? 11,250 रुपये एक रियल वैल्यू जो रुपीज़ के अंदर दी गई है हम लोगों को। अब आपके हिसाब से ये जो वैल्यू रियल वैल्यू इसमें दी गई ना, आपके हिसाब से परसेंटेज में कुछ वैल्यू आएगी, वो जैसे मैं भी कैलकुलेट करूंगा। एट द लास्ट आपको क्या करना है, उस वैल्यू को जो परसेंटेज में आपके पास जो वैल्यू आई है उस वैल्यू को कंपेयर कर देना इस रियल वैल्यू से। फॉर एग्जांपल जैसे मैं मान लेता हूं कि बंदे की जो सैलरी थी, इस हरजीत की जो अपनी आय थी वो 100 रुपए थी, 100 रुपए आई थी हरजीत की।
ठीक है। अब इस 100 रुपये में से वो 50% घर का सामान खर्च करने पे खर्च कर देता है, तो 50 रुपये का तो वो क्या लेके आया, घर का सामान ले आया, ठीक है। उसके बाद में बोल रहा है अपनी आय का 20% कपड़े खरीदने में और 5% दवाई पर, ठीक है। 20 रुपये 100 में से किस पे खर्च कर देगा वो, कपड़े खरीदने पे, और 5% यानी 5 रुपये किस पे खर्च कर देगा, दवाइयों पे खर्च कर देगा। ये तो हाउस एक्सपेंसेस हो गए उसके, ये क्लोथ्स पे खर्च कर दिया, और ये 5% मेडिसिन पे खर्च कर दिया। ऐसे आप लोग कोड भाषा में भी थोड़ा सा लिख सकते हो ताकि आपको दिक्कत ना हो। अब आगे क्या बोल रहा है क्वेश्चन, 11,250 रुपए की शेष राशि को जमा करता है। अब 11,250 रुपए की शेष राशि को वो क्या कर लेता है, जमा करता है, यानी कि वो सेविंग करता है। अब मेरे क्वेश्चन के हिसाब से कितना सेविंग है भाई, बचा हुआ जो खर्चा कर लिया उसके अलावा जो बच गया वो सेविंग है। भाई आदमी अपनी आय से दो ही चीजें कर सकता है, तो खर्चा कर सकता है, बचा सकता है। तो ये तो हो गया खर्चा। खर्चा कितने रुपए का हो गया, 75 रुपए का हो गया ना, 50 + 20 + 5। तो मेरे हिसाब से परसेंटेज की कैलकुलेशन के हिसाब से कितनी सेविंग आ गई, मेरी सेविंग आ गई, या जो उसने जमा किए या जो उसने बचाए वो 25 रुपए आ गए। लेकिन मुझे क्वेश्चन ने क्या दे दिया, वैल्यू 11,250 रुपए दे दिया है। तो ये 25 ना होके इस 25 ना होके ये कितना है, 11,250। रियल में 11,250 है ना, ये 25 तो मेरी परसेंटेज की कैलकुलेशन है, इसमें कंफ्यूज मत होना। बस यही है एक मेन चीज, अगर ये सीख लिया किसी ने तो पूरा परसेंटेज टॉपिक क्लियर है कि भाई ये 25 मेरा परसेंटेज के हिसाब से मैंने अपने हिसाब से कैलकुलेट किया, लेकिन इसके रियल वैल्यू क्वेश्चन 11,250 दिए, तो मैं कितने से मल्टीप्लाई करूं इसको कि 11,250 आ जाए, ठीक है। कितने से करूं, अब बोलेंगे सर पता नहीं चल रहा, कोई बात नहीं, नहीं पता चल रहा तो आप लोग क्या करो, इस 25 का इसमें भाग दे दो, जो नंबर आएगा वही मल्टीप्लाई हुआ होगा इसमें ये आने के लिए। तो देखो 25 चौक 100, ठीक है, फिर 25 पंजो 125 और 0, यानी कि 450 से मल्टीप्लाई होगा। 450 से मल्टीप्लाई होने पे ही आ जाएगा। अब देखो कि ये आपका एक मल्टीपल फैक्टर है, क्योंकि आपकी जो परसेंटेज वैल्यू है ना वो आपकी इससे मल्टीप्लाई हो रही है रियल वैल्यू में जाने के लिए। तो जितना भी आपका क्वेश्चन के अंदर जितनी वैल्यू है ना, सारी इसी नंबर से मल्टीप्लाई होगी रियल वैल्यू आने के लिए। अब आपको क्वेश्चन में पूछेगा कि हरजीत की मासिक आय कितनी है, ये पूछा गया, ये तो मेरी परसेंटेज वैल्यू थी, लेकिन मुझे तो रियल वैल्यू निकालनी है, तो ये भी कितने से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 450 से। कितना आ जाएगा, 45,000। अब मेरे को एक बात सुनिए, इसमें आसान इसलिए हो जाती हैं चीजें कि अगर आप लोगों से पूछ लेता कि हरजीत ने अपने घर के सामान पे कितना खर्च किया, तो ये 50 को 450 से मल्टीप्लाई कर देते आप, जो आंसर आता है वो घर के सामान का जाता। अगर हरजीत को पूछता कि भाई उसने कपड़ों पे कितना खर्च किया, तो इस 20 को मल्टीप्लाई कर देते 450 से, तो कितना आ जाता, 9,000 आ जाता। तो मान लो वो 9,000 क्या हो जाता, वो कपड़ों पे खर्चा हो जाता। अगर ऐसे ही अगर पूछ लिया गया होता कि उसने मेडिसिन पे कितना खर्च किया, तो इसको 450 से मल्टीप्लाई कर देते। लेकिन फिलहाल मुझे क्या पूछा गया है कि उसकी सैलरी कितनी है, तो आंसर क्या हो जाएगा, 45,000। ये आप लोगों का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो आपको हर क्वेश्चन में ऐसे ही करना है। आप लोगों को एक ऐसा क्वेश्चन तो आपको डेफिनेटली लगभग सभी एग्जाम्स में किसी न किसी शिफ्ट में तो जरूर मिलेगा, जिसमें आप लोगों से ये सैलरी वगैरह की बात करेगा और खर्चे की बात करेगा और परसेंटेज में ऐसी चीजें कैलकुलेट करवाएगा। अब आपने एग्जाम दिया होगा तो आपको पता भी होगा, जिनको एक्सपीरियंस है ऐसे क्वेश्चन हर बार पूछे जाते हैं, तो बस आपको इसी तरीके से क्वेश्चन को निकालना है। हर एक क्वेश्चन इसी मेथड से निकल जाएगा, ठीक है। कुछ ऐसा ही एक क्वेश्चन और करवाता हूँ मैं, देखो, ठीक है, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस टाइप के पूछे जाते हैं तो एक और क्वेश्चन करते हैं, लेकिन लैंग्वेज को हमेशा ध्यान से पढ़ना है। देखो क्वेश्चन ने क्या बोला, मिस्टर गिरधर स्पेंड्स 50% ऑफ हिज मंथली इनकम ऑन हाउस होल्ड, ठीक है। हाउस होल्ड पे 50% उसने खर्च कर दी। वही आप लोग कितना मानो, 100 मान के चलो, वही मैंने 100 मान लिया, 100 मान लिया। देखो इसने 50% तो उसने हाउस होल्ड यानी कि अपने घर के खर्चे के ऊपर अपने खर्च कर दिया। उसके बाद में क्या बोल रहा है, एंड आउट ऑफ द रिमेनिंग, इस बार इस चीज का ध्यान रखना, पिछली बार ये नहीं बोला था कि आउट ऑफ द रिमेनिंग, हिंदी वाले देखना, श्री गिरधर अपनी मासिक आय का 50% घर के सामान पर खर्च करते हैं और शेष में से 50% परिवहन पर। शेष में से बोला गया, यानी कि इस 50 को खर्च करने के बाद में बचा कितना है, ये 50 बचा कि नहीं बचा। अब इस 50 में से खर्चा कर रहा है, रिमेनिंग बोल दिया गया है, तो बस यहाँ पे आप लोगों को ध्यान रखना है, यहाँ पे नहीं फंसना है, ठीक है। क्वेश्चन के अंदर बोल रहा है शेष में से 50% परिवहन पर, यानी कि आप लोगों का ट्रांसपोर्ट के ऊपर खर्च करता है, यानी 50 का 50% करेगा। 50 का 50% कितना होता है, आधा, मतलब यानी 25 ट्रांसपोर्ट पे खर्च कर दिया उसने। अब आगे क्या बोल रहा है, 25% मनोरंजन पर, यानी इसका 25% की बात हो रही है। पूरा लैंग्वेज अगर आप शेष में से 50% परिवहन पर, कोमा 25% मनोरंजन पर, कोमा 10% खेल पर, यानी कि किस पे खर्च कर रहा है, इसी में से खर्च कर रहा है 25%। इसका 25% मतलब 25% का मतलब क्या होता है, 25% का 1/4 होता है। 1/4 का मतलब इसमें 1/4 का भाग तो कितना आ जाएगा, 12.5 आ जाएगा। और वैसे देखो कि भाई ये 25 अगर 50% है इसका, तो इसका आधा 12.5 हो जाएगा। ये किस पे खर्च कर दिया भाई, मनोरंजन पर, एंटरटेनमेंट पे खर्च कर दिया।
आ गया जवाब, क्या बोल रहा है? 10% खेल पर खर्च कर दिया। इसका 10% कितना होगा भाई? 5 होगा, ठीक है। तो ये खेल पर यानी कि स्पोर्ट्स पे खर्च कर दिया या कुछ भी मान लो आप लोग, ठीक है। और शेष 900 रुपये जमा है, यानी कि 900 रुपये उसके पास बच गए, एक तरीके की सेविंग हो गई। भाई कितना टोटल खर्चा हो चुका है? 50 तो यहाँ हो गया, 50 में से देखो 25 यहाँ हो गया, 12.5 हो गया, 5 यहाँ पे हो गया, तो कितना बच गया उसके पास में? देखो भाई 50 यहाँ खर्च हो गया, 50 बचा, इसमें से देखो 25 यहाँ हो गया, तो 25 बचा, 25 में से 12.5 यहाँ हो गया, तो 12.5 बचा, ठीक है। और 12.5 से फिर से 5 माइनस कर दिया, यानी कि टोटल कितना बच गया अभी पैसा मेरे पास में? पैसा बच गया मेरे पास में 7.5। ये एक तरीके की मेरे पास में क्या हो गई? सेविंग हो गई। लेकिन मुझे 7.5 तो सेविंग दिया ही नहीं गया है। मुझे सेविंग कितना दिया गया है? 900 रुपये दिया गया है, ठीक है। ये 7.5 ना होके कितना है? 900 है। भाई कितने से मल्टीप्लाई करूंगी 900 बन जाए? अब कुछ लोग बोलेंगे सर पता ही नहीं चल रहा है, ये मल्टीप्लाई वाले में हमें दिक्कत आ रही है। तो पिछले वाले में जैसे अगर किसी को समझ में आता है 7.5 का इसमें भाग देके निकाल लेंगे मल्टीप्लाई फैक्टर, उसी को एज इट इज मल्टीप्लाई कर देंगे। तो पूछा है कि मासिक आय कितनी है। अब मान लो आप लोगों से यहाँ पे ये मल्टीपल फैक्टर नहीं निकल रहा है, सिंपल सी बात है, इसमें भाग दे दोगे तो निकल जाएगा। तो आप एक तरीका और अपना सकते हो, ठीक है। पहले तो मल्टीपल फैक्टर से निकाल के बता देता हूँ। मान लो 7.5 का इसमें भाग देंगे हम, तभी तो ये मल्टीपल फैक्टर आ जाएगा ना। 7.5 हटा दो यहाँ से, ठीक है। सीधा सीधा सबसे पहले काट दो, 3 से काट दो इसको, तो यहाँ नीचे 25 आ जाएगा, ऊपर कितना आ जाएगा? 3000 आ जाएगा। अब 25 से काट दो, ठीक है। 25 से कम 25, 25 दूनी 50 और 0, यानी कि 120 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? 900 आ जाएगा यहाँ पे। अब मान लो ये 120 यहाँ पे आ गया। अब सैलरी निकालनी है तो इसको भी 120 से, तो यानी कि आपकी कितना आ जाएगा? 12,000 आ जाएगा। ये आपका आंसर हो गया। अगर आपसे और कुछ पूछा गया होता तो आप लोग वो निकाल लेते। अब मान लो यहाँ पे किसी को समझ में नहीं आया कि सर ये मल्टीप्लाई समझ में नहीं आता, तो आप ऐसे कर सकते हो कि भाई 7.5 की वैल्यू मुझे दी गई है 900, तो 1 का कितना होगा? 900 बटा 7.5। पूछा कितने का गया है? 100 का, तो 100 से मल्टीप्लाई। इससे भी सेम टू सेम आंसर आएगा। जैसे ये 0 यहाँ पे लगा दिया, 25 या 75, 25 चौक 100, 3000 और 4 को 3000 से करोगे तो 12,000। अगर किसी को नहीं समझ में आया तो बचपन में ऐसी चीजें हम लोग करते थे, तो इस तरीके से समझ में आता है, तो इस तरीके से कर लेते हो। अब देखो ये तो मैंने 2 क्वेश्चन करा दिए। अब इसके अलावा देखो ज़्यादा क्वेश्चन सेम टाइप के करेंगे तो बाकी टाइप नहीं हो पाएंगे, तो इसी में मैं 1-2 चीज़ें बता देता हूँ आप लोगों को। कई बार एग्जामिनर क्या बोलता है, आपको ये नहीं देगा, वो आपको ऐसे भी दे देता है। आपको मैं क्वेश्चन में थोड़ा चेंज कर रहा हूँ, ध्यान से समझना। ये तो बचा लिया उसने, शेष बच गया। इस 900 की जगह मैं ऐसे बोल रहा हूँ कि उसने उसका ट्रांसपोर्ट पे जो खर्चा हुआ, ट्रांसपोर्ट पे जो खर्चा हुआ और एंटरटेनमेंट पे जो खर्चा हुआ, ठीक है, वो 125 रुपये है। तो सैलरी बताओ। यानी कि ट्रांसपोर्ट पे जो खर्चा हुआ और एंटरटेनमेंट पे जो खर्चा हुआ, उनका अंतर 125 है, तो सैलरी बताओ। या और कुछ पूछ लिया, सैलरी बताओ, पहला क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन है उसने बचाया कितना, सेविंग कितना किया। ये तो स्पोर्ट्स है ना, सेविंग बताओ उसने कि भाई उसके पास कितना पैसा बच गया। ये 2 क्वेश्चन पूछ लिए थे। तो अब मुझे देखो ऐसे देखना है कि मेरी जो परसेंटेज वैल्यू है ना, उसमें इन दोनों का डिफरेंस कितना है? 12.5 है। रियल में कितना है भाई? 125 है। तो बस इसको मल्टीप्लाई कर दो 10 को, दिक्कत कोई नहीं है। मतलब इसको मल्टीप्लाई कर दो, क्वेश्चन चेंज होने से क्या होता है, ये 125 आ गया। 10 से मल्टीप्लाई हुआ तो सैलरी भी 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो 1000 रुपये। तो यानी कि इसके हिसाब से सैलरी क्या हो गई? 1000 रुपये हो गई। पूछा सेविंग कितना किया, भाई मेरे परसेंटेज के हिसाब से सेविंग कितनी आ रही है? 7.5। रियल वैल्यू के लिए 10 से मल्टीप्लाई कर दो तो 75 आ जाएगी, तो सेविंग 75 आ जाएगी। अगर इस तरीके से क्वेश्चन आता है तो भी आप लोग कर सकते, मतलब कुछ भी कर ले। आपको क्या है कि परसेंटेज के अंदर जो वैल्यू आ रही है ना, वो निकाल लो और उसको रियल वैल्यू से कंपेयर कर दो, बस इतने में आपका क्वेश्चन इस टाइप का हो जाएगा। अब चलते हैं कुछ अलग टाइप के क्वेश्चंस के ऊपर। एक सेकंड रुकिएगा। हाँ, अब आ गया नेक्स्ट क्वेश्चन। राजा गोट 76% मार्क्स एंड सीमा गोट 480 मार्क्स इन ए टेस्ट
द मैक्सिमम मार्क्स ऑफ द टेस्ट इज इक्वल टू द मार्क्स ऑब्टेन बाय राजा एंड सीमा टुगेदर, हाउ मेनी मार्क्स डिड राजा स्कोर इन द टेस्ट। देखो सिंपल सी चीज़ है, हर एक एग्जाम में मैक्सिमम परसेंटेज तो 100% ही हो सकता है, किसी के आ सकता है, 100% से ही हम लोग मार्क्स कैलकुलेट करते हैं। तो वही यहाँ पे चीज़ छोटी सी काम में लेनी है कि एक परीक्षा में राजा को 76% अंक प्राप्त होते हैं और सीमा को 480। भाई हिंदी में ये जो 480 का ये प्रतिशत लगा है ना, इसको आप लोग हटा देना, मैं हटवा दूंगा या तो एडिटिंग के टाइम पे, कि भाई 480 का ये प्रतिशत नहीं है, ये 480 मार्क्स हैं, 480 अंक प्राप्त हुए। परीक्षा के अधिकतम अंक राजा और सीमा द्वारा मिलाकर प्राप्त किए गए अंकों के बराबर हैं, ठीक है। यानी कि राजा और सीमा ने जो अंक प्राप्त किए वो मैक्सिमम अंक के बराबर है। यानी कि इसका मतलब क्या हो गया कि भाई ये जो 76%, ये तो परसेंट में 76% तो परसेंट के अंदर है, प्लस सीमा के अंक, सीमा के कितने अंक हैं 480 मार्क्स। अब ये मार्क्स है, इनको परसेंटेज में कैलकुलेट नहीं कर सकते, तो ये ऐसे मार्क्स की तरह लिख लो, इज इक्वल टू कितना होगा, ये 100% होगा कि नहीं होगा बताओ मुझे। तो राजा ने परीक्षा में कितने अंक प्राप्त किए, तो राजा के 76% की वैल्यू मुझे निकालनी है। अब यहाँ देखो 76% को उधर ले जाओ तो 24% आ जाएगा। 24% की वैल्यू कितनी आ गई, 480 आ गई। तो भाई 1% की वैल्यू कितना आएगी, 20 नंबर आएगी कि नहीं आएगी, भाग दे दो 24%, 24 दूनी 48 जीरो आ जाएगी। 76% की वैल्यू पूछी गई है, 76% की वैल्यू क्या आएगी, 76 को मल्टीप्लाई कर दो 20 से, 152 आ जाएगा, 70 70 140 और 12 152 और 1 जीरो आ जाएगा, यानी 1520 मार्क्स। यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आंसर बस, और कुछ नहीं करना था। अब इसको इतना भी करने की जरूरत नहीं, इसको आप माइंड में भी कर सकते हो। अगर ऐसा कोई क्वेश्चन पूछा जाए ना तो उसमें लिखने विखने की भी ज़्यादा कोई ज़रूरत है नहीं, आप अपने माइंड से कैलकुलेट कर सकते हो। आप थोड़ा सा इतना सोच के देखो कि भाई 76% जो है वो तो राजा के आ गए और 480 आ गए इसके, किसके, सीमा के आ गए। अब राजा और सीमा को मिला के कितना है, 100% है, 76 तो उसके आएगी, तो 24% की वैल्यू क्या होगी, 480 होगी। 24% की वैल्यू 480 है, तो सीधा भाग दे दो अपने माइंड में कि भाई 1% की वैल्यू 20, तो 20 को 76 से मल्टीप्लाई कर दो, सीधा 1520 आंसर आप लोगों का। वर्बली ही आंसर आ जाएगा, इतना सब कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। चलो भाई आ जाओ क्वेश्चन के ऊपर। On a test consisting of 150 questions, Rita answered 40% of the first 75 questions correctly. What percent of the other 75 questions does she need to answer correctly for her grade on the entire exam to be 60%? एक 150 प्रश्नों की परीक्षा में रीटा ने पहले 75 प्रश्नों में से 40% सही उत्तर दिए। उसे पूरी परीक्षा में 60% अंक प्राप्त करने के लिए अगले 75 प्रश्नों में से कितने प्रश्नों के सही उत्तर देने होंगे। सबसे पहले तो आप ये बात बताओ कि सबसे पहले उसको कितने परसेंट चाहिए, 60% चाहिए। तो 150 का 60% कितना होगा भाई, 150 का 60% निकालने के लिए देखो हम ऐसे भी कर सकते हैं भाई, 60/100, ये 0 15 चिका 90 आ गया। लेकिन आपको एग्जाम में इतना सब कुछ करने का टाइम कहाँ होता है। आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ, परसेंटेज कैलकुलेशन थोड़ा सा दिमाग क्या करो कि भाई 10% की 150 में से 10% की वैल्यू 15 होती है, सबको पता है भाई 1/10 हो गया, 0 हट जाएगा। तो 60% की वैल्यू 6 गुना होगी, यानी 15 6 90, यानी कि टोटल मिला के मुझे कितने क्वेश्चन सही करने हैं, 90 क्वेश्चन सही करने। तो आपको दिमाग में सीधा 90 आना चाहिए, आप लोगों का 90 आना चाहिए। अब आ जाओगे, रीटा ने पहले 75 प्रश्नों में से 40% सही किए। 75 का 40% कितना होगा भाई, 10% होता है 7.5, 20% हो जाएगा 7.5 का डबल यानी 15 और 15 का डबल 30, यानी कि 40% 75 का कितना हो जाएगा, 30 क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, वर्बली निकालो कि भाई उसने 75 में से 40% क्वेश्चनों का आंसर कर दिया। तो 10% की वैल्यू अगर 7.5 है तो 40% की वैल्यू 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो सीधा सीधा 75 को कर लो भाई, 150 और 300 हो गया, तो पॉइंट लगा दो फिर 30 क्वेश्चन। यानी कि उसने 30 क्वेश्चन के आंसर तो फर्स्ट 75 में कर दिए, यानी कि शुरू के 75 में उसने 30 क्वेश्चन के आंसर कर दिए। तो उसे अब कितने क्वेश्चन के आंसर और करने सही, 60 क्वेश्चन के करने, क्योंकि 60% लाने के लिए 90 क्वेश्चन के आंसर सही करने पड़ेंगे। अब बचे हुए 75 में से वो पूछ रहा है आप लोगों को कितने प्रश्नों के सही आंसर करने पड़ेंगे, कितने प्रतिशत पूछा है, क्या पूछा गया है यहाँ पे ऑप्शन में, एक सेकंड रुकिएगा। व्हाट परसेंट ऑफ, इंग्लिश में सही क्वेश्चन है, हिंदी में कर लीजिएगा आप लोग। उसे पूरी परीक्षा में 60% अंक प्राप्त करने के लिए अगले 75 प्रश्नों में कितने प्रश्नों के सही आंसर करने होंगे। ये नहीं पूछा कि कितने प्रश्नों के करने होंगे, आपको पूछे कितने प्रतिशत प्रश्नों के से सही आंसर करने होंगे। तो 60 क्वेश्चन करने हैं अगले 75 में से, तो 60/75 गुणा 100, 25 या 75, 25 चौक 100, ये 20, यानी कि कितने परसेंट के, 80% के।
ठीक है, इंग्लिश में बिल्कुल करेक्ट है, हिंदी में थोड़ा सा जोड़ लेना कि कितने प्रतिशत प्रश्नों के सही उत्तर देने होंगे। ठीक है, परसेंटेज पूछा गया तो 80%, 60 आंसर नहीं होगा भाई, 80% इज करेक्ट आंसर। ठीक है, तो इजीली हम लोग इसको निकाल सकते हैं, बस आपको परसेंटेज अपने दिमाग में ही कैलकुलेट करने हैं। अब आ जाओ देखो नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। चलो भाई, ये जो क्वेश्चन है ना, मतलब छोटा सा क्वेश्चन है, इसके ऊपर बेस्ड थोड़े से और कॉन्सेप्ट आ जाते हैं, लेकिन ज़्यादा डीप जाने की जरूरत नहीं है मैं आरआरबी के लिए। तो एक ही छोटी सी बात बता देता हूँ आपको यहाँ पे, इसके ऊपर बेस्ड अगर और क्वेश्चन आएंगे तो आप इसी कॉन्सेप्ट से कर पाएंगे आराम से। पूछा गया चावल की कीमत में 20% वृद्धि हुई और संजय को परिवार में चावल की खपत कितने प्रतिशत कम करनी चाहिए ताकि चावल पर व्यय उतना ही रहे जितना कीमत में वृद्धि होने से पूर्व था। अब मेरी बात समझना सारे लोग, यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि चावल की कीमत में 20% की वृद्धि हो गई, संजय को परिवार में चावल की खपत में यानी कंजप्शन में कितनी कमी करे कि उनका जो चावल पर व्यय था उतना ही, मतलब पैसा हम उतना ही खर्च करेंगे चाहे भाव कितना भी बढ़ जाए। तो इसका मतलब मान लो भाई संजय की मदर है, उन्होंने उसको 100 रुपये दिए, संजय की मदर ने उसको 100 रुपये दिए। आप ऐसे प्रैक्टिकली समझो इसको, ऐसे नहीं समझ पाओगे। संजय की मदर ने उसको 100 रुपये दिए और एक दिन बोला कि बेटा जाके 1 किलो चीनी ले आओ, तो 100 रुपये भाव था चीनी का उस दिन, तो 100 रुपये की वो 1 किलो चीनी लेके आ गया। फॉर एग्जाम्पल ऐसे मान लिया 100 रुपये भाव। अब भाव बढ़ चुके हैं कितने, 20%, यानी कि 100 रुपये से भाव हो गए 120। ठीक है, 120 के भाव हो गए। अब 120 के भाव होने के बाद में फिर संजय को तो पता नहीं है भाव बढ़ गए, संजय चला गया दुकान पे फिर से, और संजय ने जाके दुकान वालों को बोला भाई साहब 1 किलो चीनी दे देना। उसने तोल के दे दी, संजय ने 100 रुपये पकड़ा, उसने बोला 20 रुपये और थे। अब संजय के पास 20 रुपये है नहीं, तो संजय ने देखा चीनी तो लेके चलनी पड़ेगी, तो वो बोलेगा कि भाई मैं तो खर्चा 100 रुपये का ही करूंगा, तो 20 रुपये की चीनी वापस निकाल ले। तो जो कमी हुई वो 20 रुपये की चीनी हुई कि नहीं हुई, तो वो जो 20 रुपये की चीनी कम हुई वो कौन से भाव पे होगी, अभी का भाव तो 120 रुपये है, तो वही तो खपत में कमी होगी। तो 20 रुपये की चीनी उसने निकलवा दी, तो उसी परसेंटेज के अंदर उसकी खपत कम हो जाएगी, मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, 20 छिका 120, इसको अगर सोल्व करोगे तो 16 से 2/3% आंसर आ जाएगा। अब इसके ऊपर बेस्ड कुछ और टाइप के क्वेश्चन बन जाते हैं, लेकिन वो आपके जनरली आपके बैंक एग्जाम में पूछे नहीं जाते, तो ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा। लेकिन अगर कोई क्वेश्चन आए तो इस वाले कॉन्सेप्ट से थोड़ा समझ के देखना आप लोग। इसके अलावा भी अगर कोई इस पैटर्न के क्वेश्चन बनेंगे वो आराम से ईजिली कर पाओगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, जो बैंक में ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं मैं उनके ऊपर ज़्यादा यहाँ पे फोकस कर रहा हूँ। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ये इलेक्शन वाले क्वेश्चन आते हैं। इलेक्शन में एक छोटा सा पैटर्न मैं आपको बता देता हूँ कि भाई यहाँ पे जो एग्जामिनर होता है ना वो मैक्सिमम ये मान के चलता है कि जो इलेक्शन हो रहे हैं वो बैलेट पेपर के ऊपर हो रहे हैं, ना कि ईवीएम मशीन के ऊपर हो रहे हैं। ठीक है, तो वो ज़्यादातर ये मान के चलते हैं कि ईवीएम मशीन पे हो रहे हैं, तो ईवीएम मशीन पे नहीं हो रहे हैं, मतलब बैलेट पेपर पे हो रहे हैं। तो बैलेट पेपर पे पहले क्या करते थे, इसे मोहर मार के आते थे। ठीक है, तो मान लो 100 वोटर जो लिस्ट है वो 100 लोगों की वोटर लिस्ट है, 100 लोग उस एरिया के अंदर क्या कर रहे हैं, वोट डाल रहे हैं। ठीक है, या फिर जितने भी वोटर लिस्ट के मान लो। ठीक है, अब 100 मान लो या फिर वोटर लिस्ट मान लो या फिर वोटर्स मान लो, इतने वोटर हैं किसी भी एरिया में। हम लोग, मैं बस आपको एक कॉन्सेप्ट समझाना चाह रहा हूँ। अब उसमें से कुछ लोग वोट डालने जाते थे ना, कुछ लोगों के वोट हो जाते थे, अब कुछ लोग तो वोट डालने नहीं जाते थे जितने वोटर्स हैं, तो नॉट कास्टेड, वोट कास्ट ही नहीं हुआ। जो वोट कास्टेड हुए वो कास्टेड वोट। तो सबसे पहले तो ये होता है कुछ लोग वोट डालने जाएंगे, कुछ लोग नहीं डालने जाएंगे। अब जो लोग कुछ लोग वोट डालते भी थे ना, उनमें से कुछ लोगों के वोट इनवैलिड हो जाते थे। इनवैलिड का मतलब खारिज हो जाते थे। खारिज मतलब अगर 2 कैंडिडेट का नाम लिखा हुआ है उसके बीच में किसी ने मोहर लगा दी तो वो वोट क्या हो जाता था, उस टाइम पे कैंसिल हो जाता था। आजकल तो ईवीएम से होते हैं तो वो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये क्वेश्चन करने के लिए बस ऐसा मानते हैं कि कुछ वोट इनवैलिड भी हो सकते हैं। वो होता क्यों है, क्योंकि वो बीच के अंदर लगाते थे तो वहाँ पे इनवैलिड हो जाते थे। कुछ बाकी जो बचे हुए वोट होंगे वो वैलिड होंगे। अब ये वोट फाइनली काउंटिंग में जाएंगे जीत और हार के लिए, तो इसमें से विनर हो जाएगा एक तो, और बाकी मान लो जितने भी लूजर्स होंगे, लूजर 1 लूजर 2 जितने भी लोग चुनाव लड़ेंगे बाकी सारे हार जाएंगे। तो सबसे ज़्यादा वोट विनर को मिल जाएंगे, बाकी वोट्स लूजर्स में बढ़ जाएंगे। तो इस तरीके से वोट आपके क्या होते हैं, बढ़ते हैं। किसी भी इलेक्शन का एक प्रोसीजर रहता है, वो इस तरीके का रहता है। अब आपको वही करना है, बस जहाँ से क्वेश्चन बोले वहाँ से 100 मानते हुए चलना है और क्वेश्चन को सोल्व कर देना है। चलो भाई क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 2 उम्मीदवारों के मध्य एक चुनाव में 60% मतदाताओं ने अपना मत डाला, जिसमें से 4% मत अमान्य घोषित कर दिए गए। एक उम्मीदवार को 7344 मत प्राप्त हुए, जो कुल मान्य मतों का 75% था। चुनाव में नामांकित कुल मतों की संख्या ज्ञात कीजिए। अब आ जाइएगा, 2 उम्मीदवार के मध्य चुनाव हो रहा है। इन इलेक्शन बिटवीन 2 कैंडिडेट 60% ऑफ वोटर्स कास्ट देयर वोट, यानी कि सिर्फ 60% लोगों ने वोट डाला है। आउट ऑफ विच 4% ऑफ द वोट्स वर डिक्लेयर्ड इनवैलिड, 4% उसमें से भी क्या हो गए, इनवैलिड घोषित हो गए। एक कैंडिडेट है जिसको कितने वोट मिले हैं, 7344 वोट मिले हैं,
इन विच वर 75% ऑफ द टोटल वैलिड वोट्स। वैलिड वोट्स का वो क्या है 75% है। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ वोट्स इनरोल्ड इन द इलेक्शन, यानी कि कितने वोटर हैं वहाँ पे, वो हम लोगों को बेसिकली निकालना है। अब आप एक बात मान के चलना भाई सारे लोग कि भाई टोटल मिला के मान लो 100 वोट है, यहाँ पे थोड़ा नीचे लिखते हैं, टोटल मिला के 100 वोट हैं, उसमें से 40 वोट तो कास्ट ही नहीं हुए और 60% लोग ही वोट डालने गए, ठीक है। अब आगे बोल रहे हैं मत अमान्य घोषित कर दिए गए, ठीक है, कितने 4% मत अमान्य घोषित कर दिए गए। अब ये 4%, इस 60 का 4% अमान्य घोषित हो गया, ठीक है, तो 60 का 4% कितना होगा भाई, ठीक है, 60 का 4% कितना होगा, 60 का जो 4% होगा पॉइंटों में आएगा कि नहीं आएगा, 2.4 आएगा, ठीक है। जैसे आपके पास में पॉइंटों में कैलकुलेशन जाती है ना, आप थोड़ा सा दिमाग लगाया करो, पॉइंटों में कैलकुलेशन को मत लेके जाया करो परसेंटेज में, सीधा सीधा यहाँ पे आपने 100 माना था 1000 मान लो उसकी जगह, यहाँ 400 आ जाएगा, यहाँ 600 आ जाएगा। अब देखो वो 4% की वैल्यू क्या हो जाएगी, 24 हो जाएगी। ये वोट तो इनवैलिड हो गए, कितने वैलिड हुए वोट, 576, इतने वोट वैलिड होंगे। अब ये जो 576 वोट है ना, इसमें से क्या बोल रहे हैं, एक उम्मीदवार को 7344 मत प्राप्त हुए, तो रियल वैल्यू देती, जो कुल मान्य मतों का 75% था। कुल मान्य मत कितने भाई, 576 है, कुल मान्य मत यही है भाई, इनवैलिड हो गए, ये मान्य मत है। इसका 75% किसको मिला, एक जीतने वाले कैंडिडेट को मिला, तो इसका 75% का मतलब क्या मानूं मैं, 3/4 कर लूंगी, नहीं कर लूँ 75% का 3/4, तो 576 मल्टीप्लाई बाई 3/4, यही तो जीतने वाले को मिलेंगे ना। इसकी रियल वैल्यू भी दे रखी है मेरे को, उसको बाद में कंपेयर करूंगा, लेकिन मैंने आपको ये चीज़ सिखाई कि सबसे पहले परसेंटेज में सब कुछ कैलकुलेट कर लो। तो बोला कि जितने भी मान्य मत थे उसका 75% जीतने वाले को मिल गया, तो जीतने वाले को दे दो। तो यहाँ देखो कितना आ जाएगा, 4 एकम 4, 4 चौक 16, 4 चौक 16, 3 से मल्टीप्लाई करो भाई कितना आ रहा है, ठीक है, 4 तिया 12, 4 तिया 12 और 1 13 और 3 एकम 3 और 1 432 आ गया, ठीक है, 432 वोट आ गया। अब हारने वाले को कितने मिलेंगे भाई, 432 को माइनस कर दो, वो हारने वाले को मिलेंगे, लेकिन हारने वाले से मुझे मतलब ही नहीं है। चुनाव में नामांकित कुल मतों की संख्या, मेरे को तो इस 1000 की वैल्यू निकालनी है, तो यहाँ हारने वालों को कितने मिलेंगे मुझे कोई मतलब नहीं है। अब ये 432 की मुझे रियल वैल्यू दे रखी कि भाई ये जो जीतने वाले को 432 वोट नहीं मिलेंगे, तो मेरी परसेंटेज के हिसाब से आए। रियलिटी में इसको कितने वोट मिले, रियलिटी में इसको मिले 7344 वोट। कितने से मल्टीप्लाई करूंगी भाई ये आ जाए। अब बोलेंगे सर पता ही नहीं चल रहा हमें, कोई बात नहीं, आप ऐसे कर लो, 432 की वैल्यू मुझे क्या दी गई है, 7344, जहाँ ज़्यादा कैलकुलेट हो तो यहाँ कर लो। 1 की वैल्यू कितनी आएगी, 432 का डिवाइड कर दूंगा मैं। 1000 की वैल्यू निकालनी है तो 1000 से क्या कर दूंगा, मल्टीप्लाई कर दूंगा। अब इसको तो सोल्व करना ही पड़ेगा। देखो 4 से काट लो, सबसे पहले 4 से कट जाएगा मेरे हिसाब से, 4 एकम 4, 4 8 32, ठीक है, 4 एकम 4, यहाँ 3 बच जाएगा, 4 8 32, 4 तिया 12, 4 6 24। अब डायरेक्ट काट के देखो किसी से कट रहा है, 108 से काट दोगे क्या, 8 से कट जाएगा क्या, 8 दूनी 16, 2 बचा, 8 दूनी 16, ठीक है, तो फिर 7 बचा, तो ये 76 आ जाएगा, तो 16 से तो नहीं कट पाएगा। कितने से कटेगा बताओ, 108 से काट के देख लो यार डायरेक्ट, 108 का एक बार चला जाएगा, कितना बचेगा भाई, इसमें से 8 माइनस कर दो भाई, इसमें से 8 माइनस कर दो ना, 100 तो वैसे चला गया, 83 में से 8 माइनस कर दो, 75 बचेगा, तो 756 देखो कितनी बार जाएगा, 7 बार जा रहा है, देखो 700 और 8 7 56, तो 7 बार चला गया पूरा ही। तो 17 को 1000 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा, 17000। तो डायरेक्ट भी काट सकते हो, छोटे छोटे नंबर की कोई जरूरत नहीं है। 17000 हो गए, ठीक है, 17000 देख लो ऑप्शन में कहाँ आ रहा है, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, ठीक है। तो इससे 2 बातें सीखने को मिली, एक तो वोटिंग वाला सिस्टम सीखने को मिला, एक भाई जो वैल्यू आपको परसेंटेज में कैलकुलेट करनी है वो पहले कैलकुलेट कर लो, फिर उससे रियल वैल्यू निकालो। जरूरी नहीं है कि वो आप लोगों को सीधा सीधा भी दे सकता है, लेकिन आप लोगों को सबसे पहले परसेंटेज में सारी वैल्यू कैलकुलेट करनी है, फिर कंपेयर करना है। दूसरी बात, अगर कहीं पे पॉइंटों में चीज़ जा रही है तो उसको 1000 मान लो, 100 मानना कोई जरूरी नहीं है, 1000 पे भी कैलकुलेट कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है भाई। इतनी बात समझ में आ गई हो। तो इलेक्शन वाले क्वेश्चन भी अगर कोई आते हैं तो मैंने पूरा एकदम से पूरा पैटर्न वाला क्वेश्चन करा दिया, तो आप लोग आराम से कर लोगे। अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, हाँ
नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसे कॉमन वाला एक क्वेश्चन आ जाता है, ये आपका उसमें भी आता है, इसमें कैसलेडिया भी बनती है जिसमें 3 सर्किल बनते हैं, लेकिन 2 सर्किल बनते हैं, वो परसेंटेज में कर लेते हैं हम लोग क्वेश्चन। देखो भाई, 60 विद्यार्थियों की एक कक्षा में 40% केवल हिंदी बोलते हैं, 25% केवल अंग्रेजी बोल सकते हैं, शेष विद्यार्थी दोनों भाषाएं बोल सकते हैं। कितने विद्यार्थी अंग्रेजी बोल सकते हैं? जब भी ऐसी चीज आती है आपके सामने कि नहीं 2 चीजों में या 3 चीजों में कुछ कॉमन बोल रहे हैं, कुछ नहीं बोल रहे हैं, 3 चीजों में आती है तो 3 सर्कल बना दो आपस में काटते हुए। 2 चीजों की बात करें 2 सर्कल बना दो। 3 जब सर्कल कटेंगे तो हम कैसलेडिया में पढ़ेंगे वो चीज। यहाँ पे परसेंटेज में सिर्फ 2 चीजों की बात कर रही है तो 2 सर्कल बनाने पड़ेंगे हमें। इसमें कुछ कॉमन है, कुछ अकेले अकेले। अब मान लो 2 लैंग्वेज की बात हो रही है, हिंदी और इंग्लिश, तो इसको हिंदी मान लो, इसको इंग्लिश मान लो आप लोग, ठीक है। हिंदी इंग्लिश मान लिया। अब देखो ये वाला जो हिस्सा है ना, ये हिंदी में भी आ रहा है, ये जो मैं शेड कर रहा हूँ, और इंग्लिश के अंदर भी आ रहा है। अब ये वाला जो हिस्सा है ना, ये हिंदी और इंग्लिश दोनों बोलने वाले हैं। ये वाला जो हिस्सा है जो मैंने रेड के अंदर ऐसे किया है, ये सिर्फ केवल ओनली हिंदी वाला है कि भाई ये केवल हिंदी बोलते हैं, अंग्रेजी नहीं, और कुछ नहीं बोल सकते, सिर्फ हिंदी। और ये वाला केवल इंग्लिश है। और अगर मैं हिंदी बोलूं कि भाई हिंदी कितने बोलने वाले हैं, तो ये तो सभी हिंदी बोलते हैं, पूरे सर्कल में जो आगे वो हिंदी। अगर मैं ये सेंटेंस बोलता हूँ कि हिंदी कितने बोलने वाले, तो इस पूरे सर्कल की वैल्यू है। अगर मैं बोल दूं केवल हिंदी कितने बोलने वाले, तो सिर्फ जो लाल से शेडेड है वही वाला एरिया है। मैं बोल दूं अंग्रेजी बोलने वाले कितने, तो पूरे सर्कल की वैल्यू। मैं बोल दूं केवल अंग्रेजी बोलने वाले कितने, तो ये जो रेड से शेड किया है ना, सिर्फ वो वाले। मैं बोल दूं कि हिंदी और इंग्लिश बोलने वाले कितने, तो बीच वाले। ठीक है, चलो भाई अब क्वेश्चन को हम लोग कर लेते हैं। तो जो वैल्यू इनमें रखनी होती है वो हम लोग सर्कल की कटिंग के साथ रखेंगे। बोले 40% केवल हिंदी बोलते हैं, 40% लोग हिंदी बोलते हैं, केवल हिंदी बोलते हैं, तो बस ये हिंदी वाले हैं बस। 25% केवल अंग्रेजी बोलते हैं, 25% केवल अंग्रेजी बोलते हैं। फिर बोल दिया गया कि मतलब शेष विद्यार्थी दोनों भाषा बोलते हैं, तो शेष कितने प्रतिशत बचे भाई? 40 और 25 कितने हो गए? 40% और 25% 65% हो गए, बचे कितने? 35%। तो 35% इसमें आ जाएगा। अब पूछा क्या गया है, कितने विद्यार्थी अंग्रेजी बोल सकते हैं? हाउ मेनी स्टूडेंट्स कैन स्पीक इंग्लिश? तो आप सोच के देखो कि भाई इंग्लिश वाला है, पूरे सर्कल की वैल्यू पूछ रहा है कि नहीं पूछ रहा है? केवल इंग्लिश नहीं पूछा है, पूछा है कि इंग्लिश कितने बोल सकते हैं। तो इंग्लिश में तो पूरा का पूरा रहेगा। इसमें कितने परसेंट हो रहे हैं भाई विद्यार्थी? 35 और 25 यानी कि 60%, 60% विद्यार्थी। तो भाई क्लास में टोटल कितने विद्यार्थी हैं? 60 विद्यार्थी हैं। 60 का 60% निकालोगे कितना आएगा? 36 आएगा। तो 36 आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। ठीक है जी, समझ में आ गया होगा। चलो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलो अभी देखो मेंसुरेशन से एक छोटा सा क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी, इसी टाइप का आता है, तो मैं यहीं पे बता देता हूँ। उसको परसेंटेज से ही रिलेट करता है, क्योंकि इसका फार्मूला वगैरह सभी को पता होता है कि भाई जो रेक्टेंगल होता है उसका एरिया क्या होता है? लंबाई इंटू चौड़ाई होता है बस। तो वही चीज़ हमें ध्यान में रखनी है। बोल रहा है इफ द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ ए रेक्टेंगल फील्ड आर इंक्रीज्ड, द एरिया इंक्रीज्ड बाय 50%। इफ द लेंथ इंक्रीज्ड बाय 20%, बाय व्हाट परसेंट वाज ब्रेड्थ इंक्रीज्ड? एक आयताकार खेत की लंबाई और चौड़ाई में वृद्धि की गई, उसके क्षेत्रफल में 50% से वृद्धि हुई। यदि लंबाई में 20% की वृद्धि हुई तो चौड़ाई में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? अब जब भी आप लोगों को सारी चीजें परसेंटेज में दी हुई और परसेंटेज में आंसर पूछा गया, तो रियल वैल्यू का कुछ लेना देना नहीं है हमें। हम परसेंटेज में कुछ भी मान के चल सकते हैं हमारी तरफ से। ठीक है, तो मैंने आप लोगों को हमेशा बोला है एक आयताकार खेत की लंबाई और चौड़ाई में वृद्धि की गई। मान लो जो आयताकार खेत है ना, उसकी लंबाई और चौड़ाई में वृद्धि की गई, उसका क्षेत्रफल में 50% की वृद्धि हुई, तो क्षेत्रफल को एक बार छोड़ दो, क्योंकि लंबाई चौड़ाई पे डिपेंड करेगा क्षेत्रफल। यदि लंबाई में 20% की वृद्धि हुई, तो मान लो एल में 20% की वृद्धि हुई, यानी कि 20% का मतलब 1/5 लिख सकता हूँ, नहीं ले सकता हूँ मैं, 20% की इंक्रीज लिखा हूँ। अब जब भी आप लोग मैं प्रॉफिट लॉस में आगे आपको कहीं पे पढ़ाऊंगा, अगर मैंने वर्क एंड टाइम या और कहीं पे पढ़ाया हो तो मुझे याद नहीं है अभी। ठीक है, मैंने आपको पहले जरूर बताया होगा कहीं ना कहीं पे किसी लेक्चर में पुराने में अर्थमेटिक के में, कि आप लोग जब भी किसी परसेंटेज को फ्रैक्शन में लिख सकते हो, जैसे 20% को मैंने 1/5 लिखा, तो इसके डिनोमिनेटर में जो वैल्यू होती है वो इनिशियल वैल्यू, स्टार्टिंग वैल्यू या बेस वैल्यू, जिसपे हम लोग कैलकुलेशन करते हैं, जो दिया गया है उसकी कैलकुलेशन करते हैं, उसको वही मान लेते हैं हम लोग। जैसे आप लोग प्रॉफिट की बात करते हो, अगर मैं प्रॉफिट बोलूं 25%, तो इसको लिखूंगा 1/4। प्रॉफिट किस पे निकलता है? हमेशा कॉस्ट प्राइस पे निकलता है, क्रय मूल्य पे निकलता है, तो इसको मैं क्या मान लूंगा? कॉस्ट प्राइस ही मान लूंगा।
नीचे वाले को जो डिनोमिनेटर में मुझे दिया होता है, जो हर में मुझे दिया होता है। तो इसी तरीके से हम लोग यहाँ पे करेंगे। भाई ये इंक्रीज किस में दिया हुआ है, लंबाई में दिया हुआ है, तो बेस वैल्यू शुरू की मैं क्या मान लेता हूँ कि भाई शुरू में जो लंबाई थी मैं 5 ही मान लेता हूँ। शुरू में लंबाई 5 ही थी, एक क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, तो L2 क्या हो जाएगी, इंक्रीज होने के बाद में भाई एक इंक्रीज हो गई 5 से तो 6 हो जाएगी। क्या मैं मान सकता हूँ, ये मान सकता हूँ नहीं मान सकता हूँ? तो पूछा गया यहाँ पे जो ब्रेड थे ना उसको मैं B1 मान लेता हूँ और B को क्या मान लेता हूँ, यहाँ पे B को B1 B2 मान लेता हूँ। ठीक है, यहाँ से एरिया क्या आएगा 5B1 लंबाई गुणा चौड़ाई, यहाँ से एरिया क्या आएगा 5B2 6B2 लंबाई गुणा चौड़ाई। अब मुझे क्वेश्चन बोल दिया गया है, क्वेश्चन क्या बोल दिया, उसके क्षेत्रफल में 50% से वृद्धि हुई। क्षेत्रफल में यानी कि पहले अगर क्षेत्रफल मतलब एरिया में 50% की वृद्धि हुई तो 50% को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1/2 लिख सकता हूँ ना। तो अगर मैं एरिया A1 2 मानूं तो A2 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? भाई पहले एरिया 2 था, फिर 1/3 हो गया, तो A1 और A2 का रेशियो क्या आ जाएगा मेरे पास में, 2/3 आएगा कि नहीं आएगा? तो बस वही मुझे करना है। A1 एरिया कितना है 5B1, A2 कितना है 6B2 इज इक्वल टू A1/A2 यानी कि 2/3 कर दो। तो यहाँ पे देखो भाई 3 दूनी 6, तो इसको जब B1/B2 निकालोगे आप लोग B1/B2 तो 2 2 4 हो जाएगा और ये नीचे 5 चला जाएगा, 4/5। पूछा क्या गया मुझसे, चौड़ाई में कितने प्रतिशत की वैल्यू? चौड़ाई पहले 4 थी अब 5 हो गई। पहले कितनी थी 4 थी अब 5 हो गई, तो कितना बढ़ा 1 बढ़ा। और बढ़ता हमेशा किस पे, शुरू वाली वैल्यू पे बढ़ता है, तो इस 4 पे बढ़ा होगा। इंक्रीज डिक्रीज हमेशा 125%। सिंपल सा आंसर है। ठीक है जी, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है तो इजीली आप लोग निकाल सकते हो। चलो भाई अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, चीनी की कीमत में 2% से कमी हुई। जो राशि पहले 49 किग्रा चीनी खरीदने के लिए काफी थी, अब उस राशि में से कितने किग्रा चीनी खरीदी जा सकती है? जो मैंने बताया था ना अभी 16 से 2/3 आंसर आया था। 20% की कमी पे मतलब खर्चा नहीं बदलना चाहिए। संजय वाला जो क्वेश्चन था कि वो दुकान पे गया चीनी लेके आया, उसी टाइप का क्वेश्चन में से ये उसी टाइप से ये क्वेश्चन भी डिपेंड करता है। उसी टाइप का ये क्वेश्चन एक तरीके से आप लोग मान सकते हो कि भाई चीनी की कीमत में 2% की क्या हुई, कमी हुई। 2% का मतलब क्या होता है भाई, 1/50 होता है। ठीक है, यानी कि प्राइस 1 यानी पहले जो प्राइस थी वो 50 थी। एक तरीके से इनिशियल वैल्यू मान लेते हैं ना हम लोग, इनिशियल स्टार्टिंग वैल्यू इसी को मानते हैं। पहले प्राइस 50 थी, अब करंट प्राइस कितनी हो जाएगी, 1 की कमी आ जाएगी, नहीं 49 हो जाएगी। हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी बताओ, हो जाएगी। अब पूछ रहा है जो राशि पहले 49 किग्रा चीनी खरीदने के लिए काफी थी, यानी कि इस 50 रुपए में पहले 49 kg चीनी आ जाती थी, अब उस राशि के अंदर कितने किग्रा चीनी खरीदी जा सकती है। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ कि भाई प्राइस 50 से 49 हो गई। ठीक है, तो पहले वाली राशि में 49 किलो केजी खरीदी जा सकती थी पहले, तो अब प्राइस गिर गई, इसका मतलब अभी भी 49 केजी खरीद सकता हूं उसमें मैं। मतलब इस बात को ऐसे समझो, भाई पहले 50 रुपए में 49 केजी आती थी, पहले की बात है ये। ठीक है, अब प्राइस गिर गई 50 से 49 हो गई, तो अभी भी 49 में 49 आएगी कि नहीं आएगी भाई? उसी 50 रुपए में जितनी आती थी अब 49 में आएगी क्योंकि प्राइस गिर गई। तो अभी जो करंट सिचुएशन ये है कि 49 रुपए में कितनी चीनी आएगी, 49 kg ही चीनी आएगी। ठीक है, कितने केजी चीनी आएगी, 49 kg चीनी आएगी। तो 49 रुपए में अब 49 kg चीनी आ रही है, यानी कि 1 रुपए में 1 kg चीनी आ रही है इसका मतलब। अब पूछा कि उस राशि से यानी पहले वाली राशि से अब कितने किग्रा चीनी खरीदी जा सकती है, ज्यादा। तो पहले वाली 50 रुपए राशि थी तो अब 50 kg खरीदेंगे। कितने केजी खरीदेंगे ज्यादा भाई, 1 kg ज्यादा खरीदेंगे। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, 1 किग्रा अधिक, यानी ऑप्शन नंबर बी आप लोगों का आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, समझ गए ना इस चीज को। यहाँ पे किसी को कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए भाई। जितना पहले 50 में आता था, 50 में पहले की बात है कि 49 kg आता था, उतना अब 49 रुपए में आता है, क्योंकि प्राइस गिर गई तो 49 में 49 kg आ गया। तो 50 में करंटली 50 में 50 kg आएगा, तो 1 kg उसमें क्या आ जाएगा, ज्यादा आ जाएगा। बस बेसिक से सोचो भाई, कोई रूल नहीं, कुछ नहीं, अपनी लाइफ से जोड़ के सोचो चीजों को, अपने आप आसान हो जाएंगी चीजें। ठीक है, तो आराम से देखो हमारा क्वेश्चन हो गया। एक लाइन का क्वेश्चन था, क्लर्क जैसे एग्जाम में आ जाता है।
चलो भाई, छोटे छोटे क्वेश्चन करा रहा हूँ आरआरबी के हिसाब से, और फिर आगे जाके फिर और चीज़ों को और अच्छे से और सीख लेंगे बाकी वीडियोस के अंदर। फिलहाल के लिए मैं आराम से आप लोगों को छोटी छोटी बातें बता रहा हूँ, और इससे कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी आप में आ जाएगी तो आप बाकी क्वेश्चन अपने आप से कर लोगे। चलो भाई, ऐसा एक क्वेश्चन भी आ जाता है, देखो हर टाइप के क्वेश्चन लेने की कोशिश कर रहा हूँ, चाहे कम क्वेश्चन कर लेंगे लेकिन हर टाइप का क्वेश्चन करेंगे। यदि एक भिन्न के अंश में 120% की वृद्धि की और हर में 350% की वृद्धि की गई तो भिन्न 11/27 के रूप में प्राप्त हुआ, तो मूल भिन्न क्या था? तो आप ऐसी कंडीशन में भिन्न जो है ना, फ्रैक्शन वैल्यू एक तरीके से बोल रहा है, तो फ्रैक्शन को मैं x/y मान लेता हूँ। अब बोल रहा है कि एक भिन्न के अंश में इफ द न्यूमरेटर ऑफ ए फ्रैक्शन इज इंक्रीज बाई 120%, यानी 120% इंक्रीज किया गया, यानी कितना कर दिया गया अभी 220%। 100% तो इंक्रीज हुआ है ना, 20% इंक्रीज होता है तो कितना होता है 120 हो जाता है ना, तो 220% हो गया इसका, 220% से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, अब परसेंटेज हटा के नीचे 100 नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि एंड में कटना ही है वो। नीचे क्या बोल रहा है, हर में भी 350% की वृद्धि की गई, यानी 350% की वृद्धि मतलब ये कितना हो गया 450% हो गया। अब मैं इस पर डिवाइड में 100 वगैरह वो भी कर सकता था, लेकिन वो करने की जरूरत नहीं है, इसको सीधा मैंने परसेंटेज से परसेंटेज कट जाएगा। ये देखो यहाँ से यहाँ कट गया, कुछ आ रहा है अभी, ठीक है। और ये कितना बन गया, ये जो नया भिन्न कितना बोला गया है मुझे 11/27 बोला गया है। ठीक है, तो पुराना भिन्न x/y निकालना है, इसका मतलब 11 दूनी 22, 9 3 27, 9 5 45, तो x/y कितना आ जाएगा, ये 5 तो सामने चला जाएगा और ये 2 नीचे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 5/6। तो ऑप्शन नंबर बी आप लोगों का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से देखो लगभग जिस टाइप के क्वेश्चन मुझे लगे आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, एकदम लिमिटेड टाइम है हमारे पास में, लिमिटेड क्लासेस हैं, उसके हिसाब से मैंने यहाँ पे कर दिए हैं। इसके अलावा अगर आप लोग चाहोगे तो मैं अकेडमी में कुछ लाइव क्लासेज परसेंटेज की भी लगा दूंगा। फिलहाल के लिए आपके लिए कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी के लिए ये है, अब आप अपनी तरफ से प्रैक्टिस करो, और प्रैक्टिस के लिए भी आपको ज़्यादा कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। हमारी जो मॉक टेस्ट सीरीज है bankerspointmock.com पे, वहाँ से ले लो, और नंबर किसी ने नोट नहीं डाउन किए हुए हैं तो मैं नोट डाउन करवा देता हूँ फिर से 8955974739, इस पर व्हाट्सएप डाल देना अगर किसी को टेस्ट चाहिए। और अगर आप 525 वाला पैकेज लेते हैं तो उसमें आपको ई बुक्स भी मिल जाएंगे। ठीक है, वो ई बुक्स बड़ी मेहनत से बनाई गई हैं, अपडेटेड ई बुक है, तो वहाँ पे भी आपको प्रैक्टिस के लिए बैंक के हिसाब से आप लोगों को आराम से क्वेश्चन सारे के सारे मिल जाएंगे। तो बस ये था हमारा परसेंटेज का टॉपिक। नेक्स्ट जो टॉपिक होगा मेरा यूट्यूब के ऊपर वो एज का टॉपिक में लेके आऊँगा आप लोगों के लिए। और कोई टॉपिक या परसेंटेज में ही कुछ और टाइप के अगर आपको क्वेश्चन पूछने हो तो आप नीचे कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप लाइक कर सकते हैं, इससे हमारा हौसला बढ़ता है कि हमें पता चलता है कि आप लोगों को कंटेंट पसंद आ रहा है और आप लोग समझ पा रहे हैं चीज़ों को। इसके अलावा आपकी कोई भी अगर कोई और टॉपिक आपको पढ़ना है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, उन्हीं कमेंट्स के आधार पर मैं नेक्स्ट टॉपिक डिसाइड करूँगा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।